अध्याय 9 जंतुओं में जन्म। कुछ जंतु बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य शिशु को जन्म देता है। ऐसे ही बिल्ली, कुत्ता भी बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि मुर्गी, शतुरमुर्ग अंडे देते हैं। मुर्गी के अंडे आगे जाके चूजों में परिवर्तित होते हैं। जनन की विधियां। जनन की मुख्य तौर पर दो विधियां, एक है लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में नर एवं मादा युग्मनज बनाते हैं, जिससे नया जीव बनता है। इस प्रकार के जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। अब हम कुछ जनन भागों का मनुष्य में पता लगाएंगे। मानव शुक्राणु, ये इसका मध्य भाग है और ये इसका सिर है और ये लंबी सी इसकी पूंछ है जो इसे गति प्रदान करती है। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिका अथवा एक शिशन होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, ये अंडाशय, अंडवाहिनी जिसे हम डिंबवाहिनी भी कहते हैं, तथा एक गर्भाशय होता है। मादा युग्मक अंडाशय में उत्पन्न होते हैं, जिसे अंडाणु या डिंब कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। अब मानव अंडाणु में केंद्र को स्पष्ट चित्र में देख सकते हैं। अब निषेचन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। अब जनन का जो पहला चरण है वो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन ही निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ये चित्र 9.6 में युग्मनज का निर्माण शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन यानी कि संलयन से हुआ है। क्या आपको जानकारी थी कि ये एक युग्मनज नए व्यष्टि का प्रारंभ है, यानी कि ये नई जीव का यहीं से प्रारंभ होता है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से और कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। आपने अपने घर में भी कई बार बाहर से आए अतिथियों से सुना होगा कि आपके बाल, घुंघराले बाल या आंखें आपकी माता से मिलती हैं और पिता से आपके शरीर के अन्य डील डोल या कुछ गुण मिलते हैं। तो आपके भाई अथवा बहन को अगर आप देखेंगे तो आप कौन से लक्षण इनमें से माता या पिता से प्राप्त हुए होंगे के बारे में सोच सकते हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गे इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है, जबकि मेढक के अंडों का निषेचन उसके शरीर से बाहर होता है, तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं।
अब आपने देखा होगा कि बसंत और वर्षा ऋतु का मौसम है। तो अगर आप किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण करेंगे तो आप मेढक के अंडों को ढूंढ सकते हैं। मादा मेढक बहुत सारे अंडे देती है, तो जो नर मेढक है उनके ऊपर शुक्राणु छोड़ देता है। तो इनके निषेचन फलस्वरूप ब्रहा निषेचन की विधि द्वारा मेढक का नया जीव बनता है। मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में ब्रहा निषेचन ही होता है। तो ये अब प्रश्न उठता है कि मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देती हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है। तो इसका उत्तर हमें, यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं, यहाँ मिलेगा, तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता और वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण है, पहला कारण तो है जल की गति। अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल के में गति, वायु और वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो अंडों को भोजन के रूप में ग्रहित करते हैं। अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणु का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। भ्रूण का परिवर्धन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। तो ये चित्र 9.8a में आप गर्भाशय में रोपित भ्रूण को देख सकते हैं, जो युग्मनज को रोपित भ्रूण का रास्ता देख सकते हैं आप, और भ्रूण परिवर्तित देख सकते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। तो जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो मां नवजात शिशु को जन्म देती है। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, पर क्या आपने किसी मुर्गी को बच्चों को जन्म देते हुए देखा है? नहीं। मुर्गी किसे जन्म देती है? अंडों को देती है, और अंडों से ही चूजे जन्म लेते हैं। तो निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवानी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसे ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग कितने सप्ताह का समय लगता है? 3 सप्ताह का। तो मुर्गी ऊष्मायन से अंडों को चूजे के विकास में सहायता करती है। तो चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आ जाता है। तो आपके लिए एक क्रियाकलाप भी है जिसमें आप मेढक, छिपकली, तितली तथा शलभ, मुर्गी एवं कोए अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडों का अवलोकन कर सकते हैं। तो क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा अंडा कौन सा होता है? शत्रुमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। शिशु से वयस्क। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतु में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। तो रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में आप कक्षा 7वीं में पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो इसमें अंडे से लार्वा अथवा इल्ली बनता है, जिससे आगे जाके प्यूपा बनता है और प्यूपा वयस्क के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इन सब में बहुत ही ज़्यादा शारीरिक अंतर पाए जाते हैं। तो मेढक के रूप में भी ऐसा ही होता है। मेढक के अंडों से पहले आरंभी टेडपोल बनता है, बाद में टेडपोल से वयस्क मेढक बनता है। अगर आप आरंभी टेडपोल और वयस्क मेढक को देखें तो आप
आपको आश्चर्य होगा कि इनमें बहुत ही शारीरिक भिन्नताएं हैं। तो कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, जबकि लैंगिक जन्म में आपने देखा नर और मादा दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है, जबकि अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है। अगर आप सूक्ष्मदर्शी में स्थायी स्लाइड में हाइड्रा के विभाजन को देखेंगे, हाइड्रा में मुकुलन को देखेंगे, तो आप इसके बारे में और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो स्लाइड का अगर आप अध्ययन करेंगे तो जनक के शरीर से कुछ ऊपरी संरचनाएं दिखेंगी, तो इन्हें हम हाइड्रा में मुकुलन कहते हैं। तो ये विकसित नए जीव का आरंभ करती हैं। ऐसे ही हमें यीस्ट में भी दिखाई देता है, मुकुल दिखाई देते हैं, इनसे नए यीस्ट बनेगा। तो क्योंकि एक ही जनक इसमें शामिल होता है, इसलिए हम इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसी प्रकार अमीबा में एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, तो इसमें क्योंकि एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित हुई, तो इसे हम द्विखंडन विधि कहते हैं। तो क्योंकि इसमें भी एक ही जनक शामिल है, तो इसलिए ये भी अलैंगिक जनन का उदाहरण है। अब डॉली के बारे में हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम इयान विल्मट ने अपने सहयोगियों की सहायता से एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में कृत्रिम विधि द्वारा, जिसे हम क्लोनिंग कहते हैं, डॉली का जन्म किया था। इसमें उन्होंने फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। अंड कोशिका से केंद्र को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्र को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की केंद्रक विहन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। तो इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ तथा अत्यंत डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने डॉली का जन्म दिया था, परंतु डॉली में केंद्रक फिन डॉर्सेट भेड़ का था, तो इसलिए जो डॉली थी उसका बाहरी जो उसकी शारीरिक बाहर से और अंग हो गए, तो वो सारे स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का लक्षण से परिलक्षित नहीं थे। तो फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी, जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म भी दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत से जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ जन्म के बाद की मृत्यु को प्राप्त हुए। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं। तो ये आपका अध्याय 9 पूर्ण हुआ। तो इसमें हमने जो प्रमुख शब्द देखे थे वो अलैंगिक जनन, द्विखंडन, मुकुलन, अंडे, भ्रूण, ब्रहा निषेचन, निषेचन, गर्भ आंतरिक निषेचन, कायांतरण, अंडप्रजक जंतु, लैंगिक जनन, शुक्राणु, जरायु जंतु, युग्मनज के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे अंडप्रजक जंतु और जरायु जंतु लिखा है, तो इनमें हम अंतर भी कर सकते हैं। जो अंडप्रजक जंतु हैं वो मुर्गी, शत्रुमुख जैसे होते हैं, क्योंकि ये अंडों को देते हैं जिनसे आगे जाके नए जीव का निर्माण होता है। जबकि जरायु जंतु अंडों ये सीधा बच्चों को जन्म देते हैं। तो यही इनमें अंतर है।